What is up, guys? So hey guys, this is your boy Unstoppable Gaurav and you are watching the fourth episode of my quarantine। and आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम दिल्ली से कनाडा आए थे तो बीच में जो हमारी इमिग्रेशन हुई थी, बेसिकली हमारी दो इमिग्रेशन हुई थी। एक तो दिल्ली के अंदर हुई थी एंड सेकंड जो हुई थी वो हुई थी कनाडा के अंदर। तो दोनों के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस था, कितना मुश्किल होता है एंड बहुत से मीम्स और बहुत से मिथ्स ऐसे बने हुए हैं कि कनाडा के अंदर जो स्टूडेंट्स को होते हैं कोई भी होता है उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है अगर वो सही तरह से क्वेश्चन के आंसर ना दे। तो मैं आपको सही बताऊंगा, सही राय दूंगा कि डिपोर्ट कैसे होते हैं। डिपोर्ट मतलब कि आपने नहीं होना है, कैसे किस तरीके से आपने क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो हम आपको सही तरीके से बताएंगे। बस बने रहिए इस ब्लॉग के साथ क्योंकि मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो बाय द वे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ एंड हम आज बात कर रहे हैं कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में। बेसिकली जब हम कनाडा से दिल्ली से इंडिया हैं, तो जैसे हम इंडिया से कनाडा आते हैं तो हमारी दो टाइम इमिग्रेशन होती है। एक तो होती है हमारी दिल्ली के अंदर, सेकंड जो है वो होती है हमारी कनाडा के अंदर। तो कोविड के कारण जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सभी को डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। कनेक्टिंग फ़्लाइट अलाउ नहीं है स्टूडेंट को, क्योंकि कहीं भी स्टे अलाउड नहीं है। तो आपकी दो टाइम इमिग्रेशन होगी एंड जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप दिल्ली के एयरपोर्ट के अंदर एंटर होगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3 से ही आपकी फ़्लाइट जाएगी। तो जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो वहाँ पर क्या है, एयर कनाडा के जो चेक इन है वो अलग हो रहे होते हैं एंड एयर इंडिया के चेक अलग हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, आपके एयरपोर्ट पे स्क्रीन्स लगी होती हैं जहाँ पर आप अपनी फ़्लाइट का नंबर देख सकते हैं कि आपका जो चेक इन है वो कहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले आपको वेट चेक इन करवाना है। अगर आपको स्क्रीन पे भी ना दिखे तो आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन डेस्क के अंदर जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन डेस्क आप मतलब कि कहीं भी आप किसी से पूछोगे तो आपको वो कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन डेस्क पे पूछो, क्योंकि बाकी को नहीं पता होता है। तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन डेस्क पे चले गए एंड आपको पता लग गया यहाँ पर वेट चेक इन हो रहा है, आप लाइन में लग गए हैं। तो वेट चेकिंग के आगे जाते जाते क्या है, सबसे पहले जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो तो है आपकी सबसे मेन डॉक्यूमेंट है कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट। दो तरह के टेस्ट आए हैं उन्होंने, एक तो पीसीआर है और एक एलओएमआर, कोई दो टेस्ट हैं। तो जो दो टेस्ट हैं उन दोनों में से आपने एक टेस्ट करवाना है एंड वो 72 घंटे के अंदर ही आपको उसके सैंपल देने हैं एंड 72 घंटे के अंदर ही आपको आपके टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेनी है। अगर पॉजिटिव आएगी तो आप फ्लाइट नहीं ले सकते। तो आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव ही आ गई है एंड मैं बताऊँ आपको टेस्ट की रिपोर्ट क्या थी। जब मैंने कराया था वो तो मैंने कराया था 1500 का था कुछ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो गया था। क्योंकि एक रैपिड टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट 6 से 7 घंटे के अंदर आ जाती है, तो वो आप करवा सकते हैं। बाकी सेकंड द थिंग है, आपने वेट चेक करवा लिया, वेट चेक करवाने के बाद ही आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। जैसे ही आपको बोर्डिंग पास मिल रहा हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे क्या कहते हैं विंडो सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। अगर मिलती है तो आपको वहीं पे दे देंगे, नहीं मिलती है तो फिर आपसे कुछ अलग चार्जेस भी ले सकते हैं। तो अगर आप उसके जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड चीज़, वो है आपकी इमिग्रेशन। दिल्ली पे आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। इमिग्रेशन में क्या है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है अपने इंडिया के, वहाँ पर आपका पासपोर्ट चेक करेंगे। पासपोर्ट चेक करने के बाद ही आपके एक स्टैंप लगाएंगे, उस स्टैंप पर लिखा होगा कि डिपार्टेड, मतलब कि जो भी डेट होगी उसके नीचे लिखा होगा डिपार्टेड, मतलब कि ये यहाँ से इन्हें डिपार्ट कर दिया गया। एडवांस करते हैं हमारे दिल्ली वाले। तो जैसे इमिग्रेशन का हो गया, इमिग्रेशन होने के बाद क्या है, जो आपके पास आपका वेट आपके पास आपका जो पर्सनल बैग है, लैपटॉप बैग कह लो, कैबिन बैग कह लो, जो भी आपके पास, उसके बाद उसकी चेकिंग होती है पूरी की पूरी। आपसे आपके शूज़ उतरवाए जाएंगे, सॉक्स उतरवाई जाएगी एंड थर्ड थिंग है आपके बैग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान निकलवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट सारे लग दिए जाएंगे एंड जैकेट उतारनी पड़ेगी, पावर बैंक सब कुछ आपको दिखाना है उतार के। मतलब कि एक अलग सी ट्रे होती है, ट्रे के अंदर आप सारा सामान डाल सकते हैं, वो आगे चेक इन होता है। सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है एंड सेकंड में आपकी भी इलेक्ट्रॉनिक सारी चेकिंग होगी। वो कंप्लीट करने के बाद फिर आपको आपको वहाँ पर बैठना होता है। अब बोर्डिंग टाइम जो है वो आपकी फ़्लाइट से 1 आवर पहले स्टार्ट होता है। तो बहुत से लोगों के डाउट होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर कब पहुंचना है, कब जाना है, मतलब कि 6 घंटे पहले, 4 घंटे पहले। तो बोर्डिंग टाइम है वो तो 1 घंटे पहले। तो आप मेरी मानो तो 2 से 3 घंटे, 2 से 3 नहीं, 3 से 4 घंटे के पहले पहले आप आ सकते हो। क्योंकि अगर थोड़ी लेट आओगे तो आपका वेट सेकंड में टाइम लग सकता है। बट आए हो तो आपको लेके जाएंगे वो एक कनाडा के अंदर या फिर जहाँ भी आप जाना है। तो यहाँ पर आ गए, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास ही मिल गया। वहाँ पर आपको कुछ नहीं है, आपका बोर्डिंग पास चेक करते हैं, स्कैन करते हैं एंड आपको एयरप्लेन के अंदर बिठा देते हैं एंड एयरप्लेन के अंदर बैठ गए तो आपसे 1 आवर तक बैठवाए रहेंगे, आपका नेट चलता रहेगा। जैसे आपकी फ़्लाइट टर्न करेगी, मतलब कि टेक ऑफ करेगी, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका नेट है जो बिल्कुल ही नेट बंद हो जाएगा। अब एयर कनाडा के अंदर वाईफाई मिलता है बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो 15 घंटे काटने बहुत मुश्किल हो गए थे। तो
एरोप्लेन की सामने वाली फ्रंट सीट पे ही आप एलईडी लगी होती है, तो जिसपे आप फिल्म देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट मोस्टली सब सो जाते हैं क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा होता, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी 12:50 की रात की, तो सारी रात सोता ही आया था मैं। तो उसके बाद क्या है, जैसे ही आप कनाडा पहुंच गए, आई थिंक 15 आवर्स की ड्यूरेशन थी। जैसे ही कनाडा पहुंच जाते हो, कनाडा आने के बाद क्या है, आपका यहाँ पर होगी सबसे पहले आते सारी आपका बोर्डिंग ऑफिसर जो है यहाँ के, सबसे पहले आपसे मांगेंगे अराइव कैन की रिसिप्ट। अब अराइव कैन जैसे ही आप मोबाइल के अंदर खोलोगे, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अराइव कैन की रिसिप्ट खोल के उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको, और आपका ऐप के अंदर ही दिखाना है, और वो ऐप तभी रन करेगा जब आप किसी वाईफाई से कनेक्ट हैं। तो करना क्या है, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे पहुंचने के पहले ही, पहुंचने पर ही आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर लें, उसके बाद ही आपकी रिसिप्ट देंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको वो एक नया फॉर्म देंगे, जो फॉर्म आप फिल करके आप मतलब कि उन्हें दिखा सकते हैं कि भाई मैंने एयरकन पे अपनी डिटेल्स भरी थी। तो मेरी मानो तो अराइवकन की जो डिटेल है वो आप जैसे ही घर से चलो तब करो, या उससे 1-2 दिन पहले भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये बाद में आप कहीं भूल ना जाओ, इसलिए आप अराइवकन पे अपनी सारी डिटेल भर दो। अगर आप अराइवकन पे डिटेल भी चाहते हो तो मैं वो भी बना दूंगा। तो उसके बाद जैसे ही आप कनाडा के अंदर आए, आपका सबसे पहले तो इमिग्रेशन स्टार्ट हो जाती है आपसे। जैसे ही देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा था, मेरे बॉर्डर ऑफिसर थे जिन्होंने मेरे से पहले मेरी अराइवकन रिसिप्ट देखी, सेकंड मेरी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट देखी, एंड जो थर्ड थिंग थी, उन्होंने थर्ड थिंग से मेरा पासपोर्ट लिया। एंड फिर आए इमिग्रेशन के क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे हो तब बनते हैं आपके डिपोर्टेड के चांस। ये है डिपार्टेड, मतलब कि डिपोर्ट कर देते हैं बहुत से स्टूडेंट्स को, मतलब कि बहुत स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर देते हैं। तो वो किस लिए करते हैं कि मान लो आपसे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड आप उसका गलत आंसर देते हो, या तो फिर आप उसका आंसर में देने में टाइम लगा रहे हो, मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे, तब ये चांस बनते हैं। तो क्या, जैसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप कॉन्फिडेंस से बता दो कि मतलब कि मेरे से पूछा था कि आपका कॉलेज क्या है, तो मैंने आपका कॉलेज बता दिया, भाई मेरा सैनिक का कॉलेज है, कोर्स मेरा ये था। कोर्स लेने के बाद उन्होंने मेरे से सीधे ही पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस, मतलब कि पर्पस क्या है आपका कनाडा में आए। तो पर्पस फिर मैंने उन्हें बताया कि आई लव कनाडा, आई लाइक कनाडा, जो भी है अपनी, आप अपनी मर्जी से बता सकते हो, वैसे इसका रट्टा लगा देना। तो बस जैसे मेरी कनाडा के अंदर इमिग्रेशन हुई, उसके बाद मेरा वर्क परमिट और स्टडी परमिट सब कुछ वहीं पड़ा था। कोई भी मतलब कि चांस नहीं थे डिपोर्ट, मतलब होते ही नहीं है बहुत। जब जिस बैच में आया था ना, उस बैच के अंदर किसी को भी डिपोर्ट नहीं किया था। तो उसके बाद जो मेरा स्टडी परमिट दे दिया, वर्क परमिट, पहले क्या होता था कि आपको स्टडी परमिट मिलता था और वर्क परमिट आपको लेके जाना पड़ता था, बट स्टडी परमिट वर्क परमिट दोनों मिल गए हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा बैग कलेक्ट करना। तो उसके बाद बहुत सी ऐसी मशीन्स लगी होती हैं जहाँ से आप बैग कलेक्ट भी कर सकते हैं, और जहाँ से बैग कलेक्ट ही करना पड़ेगा आपको। तो ट्रॉली लेकर आपको अपने सारे बैग रख लेने हैं, एंड उसके बाद अगर आपको तो कोई लेने आ रहा है तो आप वहाँ पर निकल सकते हैं। नहीं तो फिर जैसे मैं अनजान था तो मैंने बाहर जाकर टैक्सी बुक करी एंड अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। तो यहाँ पर होटल के अंदर बैठे हैं, क्वारंटाइन पूरा कर रहे हैं। तो बस कुछ 3-4 दिन रह गए हैं, फिर आपको दिखाएंगे कनाडा कनाडा कनाडा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस व्लॉग में इतना ही। ज़्यादा कुछ व्लॉग के अंदर हमने एंटरटेनमेंट नहीं किया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस वीडियो पे कमेंट करना अगर आपको कुछ भी डाउट हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि जिनको भी डाउट होता है कि इमिग्रेशन में क्या होगा। तो मैं यहाँ पर 1 फ़रवरी को ही आया था, एंड यहाँ पर कुछ भी घबराने की बात नहीं थी। सेकेंड जो मेन थिंग है वो है कि यहाँ पर $2000 का चक्कर जो है वो पड़ रहा है कि नहीं। बहुत से लग रहा था कि 1 फ़रवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो फ्रेंड है 8 फ़रवरी को आया था, कुछ परसों ही आया था यहाँ पर सुबह, तो उसके ना तो $2000 लगे, ना तो उसे कुछ कहने को मिला, ना तो उसका कोविड टेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इस पे विचार कर रही है, बट इसे अभी तक अप्लाई नहीं किया है। मतलब कि कुछ ही दिनों में बस ये हो जाना है। अगर आप आना चाहते हो ना कनाडा में तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, क्योंकि अगर ये 2000 वाला डॉलर लग गया तो आपके बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए